नाइन्थ क्लास में चैप्टर नंबर 9 हम स्टार्ट कर रहे हैं, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इससे जो प्रीवियस जो चैप्टर हमने किया था उसमें हमने मोशन के बारे में स्टडी किया था। मोशन क्या होती है हमने स्टडी किया था। जो मोशन होती है वो मूवमेंट होती है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मूवमेंट होती है वो किसको डिफाइन करती है, वो मोशन को डिफाइन करती है। तो ये जो चैप्टर है 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, इसमें हम मोशन का काज पढ़ेंगे कि जो मोशन है वो उसका कारण क्या होता है, किस कारण से कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है। तो काज ऑफ मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन कब करेगा, जब उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्सटर्नल इफोर्ट लगेगा। जब उसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल इफोर्ट लगेगा। कोई बॉडी अगर रेस्ट पोजीशन पे है हमारे पास, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है एट रेस्ट पोजीशन, तो जब हम इसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल इफोर्ट लगाएंगे, बाहर से कुछ फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल इफोर्ट लगाएंगे, तो ये ऑब्जेक्ट मोशन करेगा। एक्सटर्नल इफोर्ट, जब इसके ऊपर एक्सटर्नल इफोर्ट लगेगा तो ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करेगा। तो ये जो एक्सटर्नल इफोर्ट हमने लगाया है, इस एक्सटर्नल इफोर्ट को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। और इस फोर्स के कारण क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन पे है तो वो मोशन में हो सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है तो वो मोशन में हो सकता है, या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो रेस्ट पोजीशन पे भी हो सकता है। किसके कारण, एक फोर्स के कारण। दूसरा, जो ऑब्जेक्ट है अगर एक डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो फोर्स क्या करेगा, उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। फोर्स उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। और जो अगर ऑब्जेक्ट स्लो चल रहा है, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है अगर स्लो मोशन में है, वो स्लो मोशन में अगर ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर हमने फोर्स लगा दिया तो वो ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उसको फास्ट कर सकता है, फास्ट कर सकता है ऑब्जेक्ट की मोशन को। तो ये फैक्टर हम देख सकते हैं किसके अंदर, फोर्स के अंदर। फोर्स है वो किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पोजीशन से मोशन में कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट को मोशन से रेस्ट पोजीशन के ऊपर लेके आ सकता है। दूसरा, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी वो चेंज कर सकता है। और अगर स्लो मोशन में अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसकी स्पीड को भी वो इंक्रीज कर सकता है। तो हम फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज फोर्स। फोर्स क्या होगा, द फोर्स इज an external effort in the form of pull or push। पुल और पुश की फॉर्म में जो एक्सटर्नल इफोर्ट होता है, या कंप्रेसिंग एंड स्ट्रेचिंग। कंप्रेसिंग एंड स्ट्रेचिंग किस किस फॉर्म में हो सकता है, पुल फॉर्म में हो सकता है, पुश की फॉर्म में हो सकता है, कंप्रेसिंग फॉर्म में हो सकता है और स्ट्रेचिंग फॉर्म में हो सकता है। और वो क्या करेगा, एंड move the object or try to move the object from rest position। दूसरा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, स्टॉप और
try to stop of the motion of the object, motion of the object। तीसरा क्या करेगा, ये डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, चेंज द डायरेक्शन, चेंज द डायरेक्शन और ट्राई टू चेंज, और ट्राई टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। हम कैसे डिफाइन करेंगे फोर्स को? फोर्स एक एक्सटर्नल इफोर्ट होता है, पुल और पुश की फॉर्म में, कंप्रेसिंग या स्ट्रेचिंग की फॉर्म में। कंप्रेसिंग या स्ट्रेचिंग की फॉर्म में कैसे? जैसे अगर हम कोई स्प्रिंग लेते हैं, हमारे पास कोई स्प्रिंग है, वो इस टाइप से है, तो अगर हम इसको स्ट्रेच करते हैं, अगर हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा इस टाइप से, तो इसकी जो शेप है वो चेंज हो सकती है। दूसरा, अगर इसको हम कंप्रेस करेंगे तो उससे भी इसकी शेप चेंज हो जाएगी, ये थोड़ा कम एरिया हो जाएगा इसका, तो ये चेंज कम हो, फोर्स के कारण ही ऐसा पॉसिबल है। तो किस किस फॉर्म में हो सकता है? पुल की फॉर्म में, पुश की फॉर्म में, कंप्रेसिंग की फॉर्म में या स्ट्रेचिंग की फॉर्म में। एंड मूव द ऑब्जेक्ट और ट्राई टू मूव, ऑब्जेक्ट को या तो वो मूव करा सकता है या उसको मूव कराने की कोशिश कर सकता है। जैसे अगर हम किसी बॉल के ऊपर किक करते हैं तो वो बॉल मोशन में हो जाती है, और अगर ऐसे ही हम किसी दीवार के ऊपर अगर फोर्स लगाते हैं तो दीवार मोशन में नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब फोर्स तो वहां पे भी लगता है बट दीवार मोशन में नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है, जो फोर्स है वो या तो ऑब्जेक्ट को मोशन में करेगा या उसको मोशन में लाने के लिए कोशिश करेगा, ट्राई टू मूव। दूसरा, या तो स्टॉप करेगा किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को या स्टॉप करने की कोशिश करेगा। और तीसरा, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को या तो वो चेंज कर देगा या उसको चेंज करने की कोशिश करेगा। तो इस टाइप का जो एक्सटर्नल इफोर्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फोर्स बोलते हैं। और किसी फोर्स के कारण ही कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, मोशन करता है। तो ये हमारे पास फोर्स के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास है जो फोर्स है वो कितने टाइप का होता है। मेनली यहाँ पे हम दो टाइप के फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एक बैलेंस फोर्स और दूसरा अनबैलेंस फोर्स। एक होगा हमारे पास बैलेंस फोर्स और दूसरा होगा अनबैलेंस फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स, तो सबसे पहले बैलेंस फोर्स क्या होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर नंबर ऑफ फोर्स एक्ट हैं, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट है तो इसके ऊपर एक फोर्स यहाँ से और दूसरा फोर्स यहाँ से, एक फोर्स यहाँ से, एक फोर्स यहाँ से। अगर नंबर ऑफ फोर्स एक्ट कर रहे हैं किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उस दौरान जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा हमारे पास उसको हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट फोर्स है वो अगर जीरो आता है हमारा, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ऑल द फोर्सेस इज जीरो, देन हम उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स। ये ऑब्जेक्ट हमारे पास, इसके ऊपर चार फोर्स काम कर रहे हैं, एक इस तरफ है, दूसरा इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ। नेम हम दे देंगे F1, F2, F3, F4। तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा, जीरो। अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो आता है हमारा तो हम बोलेंगे जो फोर्स है वो क्या है, बैलेंस फोर्स है।
तो उसको डिफाइन हम कैसे करेंगे बैलेंस फोर्स को। बैलेंस्ड फोर्स क्या होगा, इफ द resultant force of all the forces act upon any object is known as balance force। नेट रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा हमारे पास वो जीरो अगर आता है तो हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला फोर्स कैसा है, बैलेंस्ड फोर्स है। If the resultant force of all the forces act upon any object is zero, then the force is balanced force। अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो हम बोलेंगे बॉडी के ऊपर लगने वाला फोर्स है वो कैसा फोर्स है, बैलेंस्ड फोर्स है। एग्जाम्पल के लिए हम देखें, अगर हमारे पास कोई टेबल है और इस टेबल के ऊपर हमने कोई बुक रखी है और उस बुक के ऊपर हम दो फोर्स लगाते हैं, उसको हमने धागे से बांध दिया ऐसे, तो हम इसको एक तरफ इस तरफ खींचते हैं, इसको दूसरा इस तरफ खींचते हैं। तो अगर ये दोनों फोर्सेस हमारे पास इक्वल हैं, इतना ही हम इधर खींचते हैं और इतना ही अगर इधर खींचते हैं इसको, तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स इसका जीरो आ जाएगा। तो हम बोलेंगे इसके ऊपर लगने वाला फोर्स कैसा है, बैलेंस फोर्स है। दूसरा जो गेम होता है जिसके अंदर रस्से को हम खींचते हैं, ये हमारे पास कोई रस्सा है, इस रस्से को अगर चार आदमी यहाँ से खींच रहे हैं और चार आदमी इधर से खींच रहे हैं, तो अगर इक्वल फोर्स लगाते हैं, ये चार आदमी यहाँ पे चार आदमी यहाँ पे इक्वल फोर्स लगाते हैं, तो जो रस्से के ऊपर लगने वाला फोर्स होगा वो कैसा होगा, बैलेंस फोर्स होगा। अगर यहाँ पे पांच आदमी रस्से को खींच रहे हैं और इधर चार आदमी रस्से को खींच रहे हैं, तो ये अगर ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो ये जो फोर्स होगा वो अनबैलेंस फोर्स होगा। तो अनबैलेंस फोर्स किसको बोलेंगे, अनबैलेंस फोर्स उसको बोलेंगे जिसके अंदर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो जीरो नहीं होगा। इफ the resultant force act upon a body, the resultant force act upon a body is not equal to zero, then the force is unbalanced force। Then the force is unbalanced force। अगर रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास जीरो नहीं आता है तो हम बोलेंगे बॉडी के ऊपर लगने वाला फोर्स कैसा है, अनबैलेंस फोर्स है। जैसे इस केस में हमने देखा था, अगर यहाँ ज्यादा फोर्स लग रहा है, यहाँ पे मोर फोर्स होगा और यहाँ पे लेस फोर्स होगा, तो इस केस में जो फोर्स है हमारा वो इक्वल नहीं होगा। और इक्वल अगर फोर्स नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये फोर्स अनबैलेंस फोर्स होगा, यहाँ पे लगने वाला फोर्स अनबैलेंस होगा। मीन्स जो फोर्स है वो बराबर क्वांटिटी का नहीं होगा, एक तरफ ज्यादा फोर्स लगेगा और दूसरी तरफ कम फोर्स लगेगा। सेम एग्जांपल हम बुक से ले सकते हैं, अगर हम एक तरफ इस तरफ ज्यादा फोर्स लगा दें और इस तरफ कम फोर्स लगा देंगे तो जो बुक है हमारी वो इस तरफ मूव होगी, आगे की तरफ, दूसरी तरफ कम मूव होगी। तो यहाँ पे लगने वाला फोर्स कैसा होगा, अनबैलेंस फोर्स होगा। तो ये दो टाइप के फोर्स हम देख सकते हैं, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स।